Assalamu alaikum dear student. I hope you are fine. तो dear students, आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 16 के रिमेनिंग एमसीक्यूज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज की 2 वीडियोस बनाई थी। इसके पार्ट 1 जो है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, आइए आज हम इसकी चैप्टर नंबर 16 के पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला एमसीक्यू होगा, द पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टर इज। द पावर डिसिपेशन प्योर इंडक्टर में क्या होगी? लार्ज होगी, स्मॉल होगी, इन्फिनिट होगी या जीरो होगी? तो स्टूडेंट जरा एक फॉर्मूला आपके जहन में होगा। तो पावर डिसिपेशन जो है P इज इक्वल वी आई कोस ऑफ थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कोस ऑफ थीटा आपके पास क्या है? पावर फैक्टर। आप जानते हैं कि प्योर इंडक्टर सर्किट में जो वोल्टेज और करंट है के दरमियान एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो कोस 90 पे क्या वैल्यू देता है? जीरो। कोस 90 पे क्या वैल्यू देता है? जीरो। तो इस तरह जो आपके पास पावर डिसिपेशन होगी प्योर इंडक्टर सर्किट में वो क्या होगी? जीरो। सिमिलरली पावर डिसिपेशन जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा उसमें भी जीरो होगी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसका ट्रू ऑप्शन क्या है? पावर डिसिपेशन प्योर इंडक्टर सर्किट इज जीरो। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारा, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज लार्ज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज। हमने पढ़ा था कि अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटी रिएक्टेंस क्या होगी? स्मॉल होगी, क्योंकि एक्सी जो है फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, 24 के ऑप्शन क्या है? बी। इन द केस ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट। वोल्टेज लैग करते हैं करंट से, कितने फेज से? 90 डिग्री के फेज से। ये भी मैंने ऊपर आपको बताया। इन द प्योर इंडक्टर द रेजिस्टेंस इज। प्योर इंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होती है? प्योर इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो होती है जीरो। ठीक है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द वोल्टेज वोल्टेज लीड करते हैं, लैग करते हैं करंट से, या सेम रहते हैं, या हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपने पढ़ा होगा इलीट, ELITE। अगर मैं यहाँ से TE को रिमूव कर दूं तो ये बन जाता है ELI। E फॉर EMF यानी कि वोल्टेज, L फॉर इंडक्टर, I फॉर करंट। तो स्टूडेंट्स इस ELI से मैं पता चला कि जो इंडक्टर है उसमें जो EMF होती है ये लीड करती है करंट से बाय फेज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अगर EMF लीड करती है करंट से 90 डिग्री के फेज से तो इसकी ऑपोजिट रिवर्स जो होगी, तो जो आपके पास करंट है वो लैग करेगा। किससे? करंट लैग करेगा EMF से बाय फेज ऑफ 90 डिग्री। अब देखिएगा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। हमें क्या पूछा गया था? वोल्टेज का, कि वोल्टेज जो है वो क्या करते हैं? वोल्टेज इंडक्टिव सर्किट में लीड करते हैं करंट से बाय फेज ऑफ 90 डिग्री। 27 के ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। 38 एमसीक्यूज है। द रिएक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। इंडक्टर की रिएक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंडक्टर के लिए हम यूज करते थे एल का सिंबल, और रिएक्टेंस के लिए एक्स। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए हम यूज करते हैं एक्सएल। ठीक है, और कैपेसिटिव के लिए करते थे XC। 38 की ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज डबल द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर विल बी। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है XL, ये बराबर होती थी मेगा एल के, यानी कि ये प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सिग्नल। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में XL भी क्या होगा? इंक्रीज होगा।
तो अगर आप फ्रीक्वेंसी 210 करते हैं तो एक्सएल भी डबल हो जाएगा। तो इसकी ट्रू ऑप्शन क्या है? सी। 39 की ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो हाफ होगी फ्रीक्वेंसी के डबल करने से। द एवरेज पावर डिसिपेशन इन द प्योर इंडक्टर इज, अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज पावर डिसिपेशन क्या होगी? 0 होगी। 40 की ऑप्शन क्या है? सी। बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी थ्रू एन इंडक्टर, जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं इंडक्टर सर्किट में तो रिएक्टेंस क्या होती है? हमने पढ़ा कि जो एक्सएल है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो ये क्या होगी? इंक्रीज होगी। 41 की ऑप्शन क्या है? ए। इन द केस ऑफ फेजर डायग्राम द वेक्टर रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, हम वेक्टर को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। द कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफ द रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, जो कंबाइंड फैक्ट है रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का जो ऑपोजिशन करता है वो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। ठीक है, इसी में हम उसको कहते हैं इम्पीडेंस। ये एक्चुअली में तीनों का कंबाइंड फैक्ट है। 43 की ऑप्शन क्या है? सी। 44 ऐसे यूनिट ऑफ इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस क्या है? ऑपोजिशन है, यानी कि रेजिस्टेंस है, रुकावट है, इसका यूनिट क्या होगा? ओम। जी, वन एसी फ्लो थ्रू आरसी सीरीज सर्किट, जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का सीरीज सर्किट होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज किसके बराबर होते हैं? तो स्टूडेंट हम जानते हैं V इज इक्वल होता है आई आर के। ठीक है, ये तो डीसी के लिए था, लेकिन एसी के लिए क्या है? कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होगा? एक्सी। तो V आपके पास जो है ये फेजर डायग्राम से हम निकालते हैं, V इज इक्वल टू आई आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर। ये आरसी सीरीज सर्किट के लिए वोल्टेज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। तो 45 की ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है जी। नेक्स्ट 46, द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इन द केस ऑफ आरएल। अब यहाँ पे आरएल यानी कि रजिस्टर और इंडक्टर है। आरएल सीरीज सर्किट में हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? V इज इक्वल टू आई आर स्केयर प्लस एक्स एल का स्केयर रूट। ठीक है, तो 46 की ऑप्शन क्या है? ए। द एवरेज पावर इन इन द केस ऑफ एसी सीरीज सर्किट, तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज पावर किसके बराबर होती है? वी आई कोस ऑफ फाइव, क्योंकि कोस फाइव यहाँ पे क्या है? पावर फैक्टर। 48 क्वेश्चन है जी, इन इक्वेशन P इज इक्वल टू वी आई कोस ऑफ फाइव, द फैक्टर कोस फाइव, कोस फाइव फैक्टर क्या कहलाता है? कोस फाइव फैक्टर हमारे पास क्या है? पावर फैक्टर। ठीक है, 48 की ऑप्शन क्या है? बी। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती क्या रेजिस्टेंस? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है एक्चुअली में डीसी कंपोनेंट है। द इम्पिडेंस ही कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इम्पिडेंस क्या है? इम्पिडेंस एक्चुअली रेजिस्टेंस है। तो याद होगा आपको, हमने एक फार्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर ओहम लॉ। जब हम करते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस, नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, आई आर एम एस, तो उसके नीचे में जो एक्स आर होगा ये आपके पास इम्पिडेंस जी होगा। तो जी यहाँ से किसके बराबर होता है? वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस। ठीक है, दिस इज द इम्पिडेंस, इट हैज सेम यूनिट एज रेजिस्टेंस, but it is the combined opposition of resistance, capacitor and inductor। ठीक है, तो ट्रू ऑप्शन क्या है इसकी? वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। 50 की ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एट रेजोनेंस द पावर फैक्टर इज, रेजोनेंस पे पावर फैक्टर क्या होता है? तो बच्चे देखिएगा, हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस में हमारे पास एक्सी बराबर होता है एक्स एल के, और आपका जो सर्किट है वो रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करता है। रेजिस्टिव सर्किट में हमारे पास वोल्टेज और जो करंट होते हैं ये इन फेज होते हैं। इन फेज मीन इनके दरमियान जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है? 0 पे। अगर एंगल 0 है तो पावर फैक्टर आप जानते हैं पी एफ, जिसको मैं पावर फैक्टर लिख रहा हूँ, ये किसके बराबर होता है? कोस ऑफ थीटा के। तो थीटा यहाँ पे क्या है? 0, तो पावर फैक्टर किसके बराबर होगा? 1 के। ठीक है, तो रेजोनेंस में हमारे पास जो पावर फैक्टर होता है कोस थीटा वो 1 के बराबर होता है। क्यों? एक्स सी और एक्सएल बराबर होते हैं,
और आपके पास सर्किट जो है रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, और रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इन फेज। जी 52 MCQ। द फ्रीक्वेंसी एट विच XL इज इक्वल टू XC इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। जी नेक्स्ट 53, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस ऑफ AC सीरीज सर्किट। याद रखिएगा ये सीरीज सर्किट का पूछा गया है। सीरीज सर्किट में जो इम्पीडेंस होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, वो क्या हो जाती है, मिनिमम। ठीक है, इम्पीडेंस AC सीरीज सर्किट में क्या हो जाती है, मिनिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। इन पैरेलल RLC सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये देखें, पिछला क्या था, प्रीवियस था सीरीज। ठीक है, ये क्या है, पैरेलल। In a parallel RLC series, parallel RLC circuit at resonance frequency, there will be a maximum power voltage या impedance। याद रखिएगा पैरेलल RLC सीरीज सर्किट में, पैरेलल RLC सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, सीरीज में मिनिमम होती है और पैरेलल में मैक्सिमम होती है। द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर आर यूज इन मेटल डिटेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, और हमने टॉपिक भी पढ़ा था कैसे आप ऑसिलेटर्स को मेटल डिटेक्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परमिट द डायरेक्ट करंट टू फ्लो इजीली। तो देखिए स्टूडेंट, कैपेसिटर जो है ये तो करंट DC को फ्लो करने नहीं देता। रजिस्टर जो है DC कंपोनेंट तो है, लेकिन ये भी करंट को रेजिस्ट करती है। जबकि इंडक्टर जो है ये करंट को, डायरेक्ट करंट को, DC करंट को फ्लो करने देता है इजीली। 56 की ऑप्शन क्या है, C। 57, AM स्टैंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ से, इजी भी है। AM मीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, और इसी तरह अगर FM आएगा, FM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, दो टाइप्स मॉड्यूलेशन की थी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन थी। अब कैपेसिटर इज द परफेक्ट इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट, ये हमने पहले भी पढ़ा था इसके पार्ट 1 वाली वीडियो में। 61, ड्यूरिंग ईच साइकिल AC वोल्टेज रीचेज इट्स पीक वैल्यू। एक कंप्लीट AC साइकिल में वोल्टेज जो है वो पहुंचते हैं अपनी पीक वैल्यू को 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम या नन। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वोल्टेज की, AC वोल्टेज की एक साइकिल है। ठीक है, अब एक पीक वैल्यू इसकी ये है, पॉजिटिव पीक वैल्यू, एक पीक वैल्यू है ये नेगेटिव पीक वैल्यू। यानी कि दो दफा पीक वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हमें यहाँ पे पूछा गया कितनी आती है, तो इसका आंसर है 2 टाइम। ठीक है, 61 की ऑप्शन क्या है, B। 62, इन मॉड्यूलेशन हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स आर कॉल्ड कैरियर वेव्स। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जो होंगी उनको हम कैरियर वेव्स कहेंगे। ठीक है, 62 की ऑप्शन क्या है, B। 63, एट हाई फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज। हाई फ्रीक्वेंसी पे जो XC क्या होता है, स्मॉल होता है, यानी कि लो होता है, क्योंकि XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है F के। तो 63 की ऑप्शन क्या है, A। 64, द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। हमने पहले भी 2 दफा पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है इंडिपेंडेंट होती है रेजिस्टेंस के केस में। 64 की ऑप्शन क्या है, B। 65, इन एन इंडक्टर द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इंडक्टर के केस मैंने अभी आपको बताया था कि जो वोल्टेज है वो लीड करते हैं करंट से बाय फेज ऑफ 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी स्टेटमेंट तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैंने उसी के साथ एक उसकी कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट कही थी कि जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज से बाय फेज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन क्या है, A। जी 66, द कंडीशन एट विच रेजोनेंस रीच्ड व्हेन XL इज इक्वल टू XC। जब XL XC के बराबर होगा तो ये कंडीशन कौन सी होगी, रेजोनेंस कंडीशन। द फेज डिफरेंस बिटवीन द कॉइल ऑफ 3 फेज AC इज 120 डिग्री। Modulation is the process in which amplitude is changed, frequency is changed, both A and B and none of it। हमने 2 तरह की मॉड्यूलेशन पढ़ी थी, AM मॉड्यूलेशन, FM मॉड्यूलेशन।
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कि हम एम्पलीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। जो ट्रू ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। 68 की ऑप्शन क्या है, सी। जी 69, हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड विल लैंड इंकैंडेसेंट लैंप रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टिंग टू 50 हर्ट्ज सोर्स। याद रखिएगा, एक कंप्लीट साइकिल में 2 दफा मैक्सिमम पीक आती है, तो इसका मतलब है कि 2 दफा ये, अगर 1 हर्ट्ज होगा तो 2 दफा ये मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा। जब 50 हर्ट्ज होगा तो ये 50 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 100 टाइम्स जो है ये ब्राइटनेस देगा। ठीक है, मैक्सिमम ब्रिलियंस देगा, यानी कि जितनी फ्रिक्वेंसी दे दी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास उतनी टाइम या ब्राइटनेस देगा। The peak value of sinusoidal voltage in AC is 50 volt. The RMS value of voltage is roughly equal to. तो स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास VRMS है ये बराबर था 0.707 V नोट। ठीक है, हमें VRMS पूछा गया है तो 0.707 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से। ठीक है, 0.707, तो आप जानते हैं कि ये किसके अप्रोक्सीमेटली बराबर आता है, 35 वोल्टेज के। तो यहाँ पे जो ट्रू ऑप्शन है वो है 35 वोल्ट, VRMS की वैल्यू। The next MCQ, in RLC series circuit when XL is equal to XC, RLC सीरीज सर्किट की बात हो रही है। जब सीरीज सर्किट होगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी XL और X बराबर XC, तो इम्पीडेंस क्या होती है, हमने पढ़ा था कि इम्पीडेंस होती है मिनिमम, और जब पैरेलल होगा तो इम्पीडेंस क्या होगी, मैक्सिमम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 16 के रिमेनिंग एमसीक्यूज को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर चैप्टर्स के एमसीक्यूज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 के हमने 2 वीडियोस बनाई थी एमसीक्यूज की, उन दोनों का लिंक जो है ग्रुप में अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक्स गेट करके दोनों लेक्चर्स को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।